हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लास 11 एंड क्लास 12 में जाओगे तो उसके लिए नाम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी एक बनी हुई है। और वो बहुत ज़्यादा जो है अभी जो आप पूरे साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हो, पूरे साइंस का जितने सिलेबस है ना, उससे भी ज़्यादा सिलेबस उसमें रहेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेस है जो है वो है ये वाला चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है देखते हैं कि जो पिछले जो चैप्टर में हम लोग पढ़े थे आयनिक कंपाउंड्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, उसी से हम लोग शुरू करते हैं, उसी टॉपिक से कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हम लोग देखे थे कि जो एलिमेंट्स यहाँ के जो लाइट मेटल्स हैं ये, और ये जो नॉन मेटल्स है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते थे। ये कैटायन बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता था, और ये एनायन बन जाता है, निगेटिव आयन बन जाता है। और फिर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जिससे वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। ठीक है। तो बॉन्ड नहीं रहता है बट वो एक एग्रीगेशन ऑफ आयंस हो जाता है पूरा। ठीक है। इसकी वैलेंसी 1 या 2 रहती है, अल्यूमिनियम की 3 हो गई वैलेंसी। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इनके लिए ज्यादा इजी है और इनके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करना इनके लिए ज्यादा इजी है। और इनका जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाता है, तो ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे। और दूसरा क्या था, इनके प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई रहता है। फिर उसके बाद ये क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग ये देखे थे कि इसको अगर मेल्ट कर दें, सॉलिड फॉर्म में तो ये आयन फ्री नहीं है मूवमेंट के लिए, मगर इसको अगर मेल्ट कर देते हैं तो ये आयंस फ्री हो जाते हैं मूवमेंट के लिए। या फिर इसको अगर सॉल्यूशन में डाल दें तो आयंस ये अलग अलग हो जाते हैं और ये उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, सो इन मोल्टन एंड जो है सॉल्यूशन ऑल्सो। तो ये हम लोग देखे थे आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स, मेनली क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है। बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हम कोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये जो है कोवैलेंट कंपाउंड्स, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो लो। तो ये एक तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? हमने देखा कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में जो आयनिक कंपाउंड है इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। तो उसमें हमने देखा कि आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब कि इसमें आयंस नहीं बनते होंगे, इसका सॉल्यूशन में आयंस नहीं बनते होंगे। और दूसरा क्या था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो था। उस इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई था। क्यों था? क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण जो है आयंस एक दूसरे से स्ट्रांगली जो है जुड़े हुए हैं, तो उनको अलग करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, एनर्जी ज्यादा लगती है इसमें। मतलब कि वो चीज नहीं होगी, आयंस भी फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव निगेटिव जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वो भी नहीं होगा। इसलिए जो है इनका मॉलिक्यूल के बीच का आपस का जो अट्रैक्शन है, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल, कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो कम होगा। ये हम लोग इन्फरेंस निकाल सकते हैं। तो ये जो दो रीजन है कि कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब एक आपका असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आने लग गए इस साल से। थोड़ा सा जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो एक हिसाब से देखने में इजी है, मगर वो इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। वो आपकी जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसके लिए क्या होगा कि आपका नॉलेज जो है बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। जरा सा भी इधर उधर आपने वेग अगर आपका नॉलेज है, थोड़ा सा जो है आधा समझा हुआ है, तो आप क्या गलती कर बैठेंगे। और ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन तो और भी ज्यादा जो है रिस्की है। तो ये जैसे क्वेश्चन है तो इसमें हम असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन बना सकते हैं। आप इसको अच्छे से समझोगे कि मान लो एक दे दी कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने असर्शन दे दिया। अब रीजन में कुछ और भी दे सकते हैं, उसमें से जो एक्चुअल जो रीजन है वो क्या है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फोर्स से जुड़े हुए होते हैं
तो उनको अलग करने में जो है एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। ये एक वैलिड रीजन है, तो आप इसका ऑप्शन ए लगा सकते हो अगर ये रीजन दिया हुआ है तो। ये रीजन नहीं दिया, कुछ और दिया हुआ, तो फिर आपको फिर सोचना पड़ेगा हम कौन सा ऑप्शन लगाए। सेकेंड रीजन है दे डू नॉट गिव आयंस इन सॉल्यूशन। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के केस में हम ये रीजन देते हैं कि दे डू नॉट गिव आयंस इन सॉल्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में कौन कंडक्ट करेगा, आयंस कंडक्ट करते हैं, और ये जो है आयंस देता ही नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ये भी एक वैलिड रीजन है। तो आपका नॉलेज जो है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो साइंस में, तो आपका जो नॉलेज है वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि रीजन बराबर आप उसको जो है समझ के जो है आंसर कर सको। ओके, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन जो है क्या है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या है कार्बन के एलिमेंट के अंदर में कि वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है और कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। तो हम देखते हैं कार्बन जो है वो कहाँ पर है, 14 ग्रुप में है। 14 ग्रुप में होने से इसकी जो ये थोड़ा सा शायद आपको शाइनिंग करता होगा, 14 ग्रुप में होने से ये जो है इसकी वैलेंसी जो है, वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 4 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, वो 6 है। उसके बाद वो कौन से पीरियड में, सेकेंड पीरियड में है ना। तो सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट रहेगा उसके पास में 2 शेल रहेंगे, के शेल, एल शेल। एटॉमिक नंबर 6 है, तो अब इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हमको पता है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मगर अभी 2 माइनस करोगे 6 में से तो क्या इतना बचा, 4 बचा सिर्फ। तो 4 इलेक्ट्रॉन एल शेल में आ जाएंगे। और ये जो है, ये कौन सा शेल है, ये जो है हमारा, ये है वैलेंस शेल, है ना। ये है हमारा वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने बाद में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट जो होती है, ये भी हम लोग पिछले जो चैप्टर में पढ़े थे कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट क्या होती है, क्योंकि एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपना जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा उसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। ठीक है, ये जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसके हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, बाकी में सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसका अचीव हो जाए कैसे भी करके। तो इसीलिए हमने देखा कि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो उसका अंदर वाले शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, वो उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, तो वो स्टेबल हो गया Na+। वैसे ही Cl- जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। मगर कार्बन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, तो या तो वो जो है लूज करे, या तो वो लूज करे 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन अपना जो है ऑक्टेट या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव कर सकता है। तो सपोज कार्बन जो उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। देखो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी से हम जो है सारा जो है प्ले कर सकते हैं, जो है उसको यूज कर सकते हैं। उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम टच भी नहीं करेंगे, उसको कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसको हमको देखने के हम इससे कैसे ऑक्टेट बना सकते हैं। तो या तो हम इसको, एक तरीका है कि हम 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले कार्बन किसी और दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, तो गेन करेगा तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास में न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपको देखने में इजी लग रहा है, मगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस होता है वो मेंटेन करना बहुत जो है डिफिकल्ट होता है। 6 प्रोटॉन्स को, 10 इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट करके अपने पास रोक के रखना, जो है उसको अट्रैक्ट करके रखना, और उसको जो है उसका जो ऑर्बिट है कौन सा, ये जो शेल है एल शेल जो है, वहां पे उतनी जगह भी होनी चाहिए कि वो 4 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल में आते हैं तो आपस में रिपेल भी करते हैं, रिपेल करते हैं तो वो जो है अनस्टेबिलिटी बढ़ती है उससे। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है और आ जाएंगे तो उसके शेल में उतनी जगह भी होनी चाहिए, और प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन को संभाल भी नहीं सकता है, इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो C4- anion बनाना बहुत मुश्किल है। ओके,
उसके बाद दूसरा तरीका है कि भाई या तो वो लूज कर ले 4 इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है लूज कर देगा, बट लूज जो करना है तो आप 1 इलेक्ट्रॉन तो निकाल दोगे थोड़ी सी एनर्जी दे करके, मगर 4 इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ती है कि वो पॉसिबल नहीं है। एक आइटम में इतनी सारी एनर्जी लगेगी तो सोचो कितने सारे, इतने से कार्बन में तो करोड़ों अरबों जो है एटम्स है, तो कितनी एनर्जी लगेगी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो C4- कैटायन भी बनाना बहुत मुश्किल है। तो कार्बन क्या करता है, ये तरीका नहीं यूज करके वो क्या करता है कि शेयरिंग कर लेता है। वो अब 4 इलेक्ट्रॉन जो है अपने दूसरे जो एटम्स हैं उनके साथ में शेयर करता है, या तो एक एक एटम शेयर करेगा 4 अलग अलग वालों से, या दो एटम शेयर कर लेगा, और शेयर करके फिर वो अपना जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। ठीक है, तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने का जो मेथड है, ये सिर्फ कार्बन ही नहीं है जो अकेला बनाता है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म करके अपने जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। और उसमें सबसे सिंपलेस्ट है हम लोग यहाँ हाइड्रोजन, सबसे सिंपलेस्ट तो हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन के पास में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है ना। तो न्यूक्लियस में उसके पास में एक प्रोटॉन है, ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है वो नहीं है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा जिसका जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास बाहर में, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है। तो क्या होता है, दूसरा हाइड्रोजन जो है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या है, ऑक्टेट तो इसका नहीं बनता है, इसका डुप्लेट होता है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन वाला भी जो है अगर उसको मिल जाता है तो हीलियम के बराबर उसका हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, और वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक इससे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और ये इससे शेयर कर लेता है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, और इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये इससे शेयर कर गया, इसका डुप्लेट बन गया, और ये इससे शेयर किया तो इसका डुप्लेट बन गया। तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये जो एक बॉन्ड है ये जो है क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एक कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, है ना। तो एक कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, या जो है डुप्लेट अचीव कर लेता है। फिर इसके अलावा और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, उसके बाद फिर देखते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है या फ्लोरीन है, ये वाले जो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है। अब हम लोग देखते हैं क्लोरीन के पास में जो है उसका कितना है, 17 है, थर्ड पीरियड में है, तो KLm287। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, एम शेल आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन ये अगर गेन कर ले तो ये Cl माइनस बन जाएगा, और उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 288 हो जाएगा। KLm में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये कैसे अचीव करेगा, कैसे कर सकता है ये, तो ये क्या करेगा, Cl का 1 2 3 4 5 6 7, ये एक Cl हो गया, दूसरा Cl का जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, और ये दोनों का शेयरिंग हो गया। तो हम बताएंगे कार्बन, क्लोरीन और क्लोरीन जो है वो इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड हो गया, है ना। और ये शेयरिंग करके जो है वो कर लिए पूरा, ठीक है। इस तरीके से ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। फिर इसके अलावा और हम देखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को ले लो। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 8 प्रोटॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, बराबर। तो सेकेंड पीरियड में है तो 2 सेल होंगे, KL2, 8 को डिवाइड कर दो, 2 दे दो, फिर बचा 6, तो 6 हो गया। तो ऑक्सीजन के पास में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन है उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको चाहिए 2, इसको भी 2 चाहिए, तो ये दोनों जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे देंगे। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसा हो जाएगा, अब यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना,
तो एक और एक 2 बॉन्ड बन गए। तो आप देखोगे 2 कोवैलेंट बॉन्ड जो है ऑक्सीजन बना रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ में ऐड होकर के। तो ये आपका बन गया O2 का मॉलिक्यूल, ये आपका बन गया Cl2 का मॉलिक्यूल और ये बन गया H2 का मॉलिक्यूल। तो हम देखते हैं जो एलिमेंट्री जो है जितने भी हाइड्रोजन हो गया, अच्छा हीलियम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो नहीं ऐसे शेयर नहीं करता, हीलियम जो है अपना अकेला ही रहता है, वो He2 नहीं बनाता है, ठीक है, वो He ही रहेगा। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन भी वैसे ही कर सकता है। हम देखते हैं ना N2 नाइट्रोजन जो N2 गैस होती है, नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, क्यों 7 है उसका एटॉमिक नंबर, 2 शेल रहेंगे K और L, L में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो K L 2 और 5, 2 और 5 हो गया। तो नाइट्रोजन का एक एटम है उसके पास में ये 5 हो गए, दूसरा जो एटम है उसके पास में 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब इसको 3 चाहिए तो ये 3 इससे ले लेगा, इसको भी जो है 3 ये इससे ले लेगा, ऐसे करके। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 1 2 3 बॉन्ड आपस में बनाएगा और ये आपका N2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो 3 जो है कोवैलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना ले रहा है और वो N2 का मॉलिक्यूल बन जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं और भी जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है और मीथेन का मॉलिक्यूल है। ये कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग इस मॉलिक्यूल में, ये देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का जैसे आपको पता अब समझ में आ गया, 7 है, 2 और 5 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 5 उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नाइट्रोजन में हम 5 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल वाले वही दिखाते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें नहीं शो करते हैं। ये लुईस स्ट्रक्चर जैसे बना रहा हूं मैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो ये नाइट्रोजन होगा, इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल के, हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इससे शेयर कर लिया, ये इससे शेयर कर लिया, ये इससे शेयर कर लिया। अब आप देखो नाइट्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन तीनों से शेयर कर लिया, तो नाइट्रोजन को 8 हो गए। तो इसीलिए जो है ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया और ये NH3 बन गया और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, और ये अमोनिया का मॉलिक्यूल बन गया। ये क्या है, अमोनिया, ठीक है। और ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, कैसा हो गया, NH, ठीक है। ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन गया अमोनिया का। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास में खाली है, वो उसका अपना प्रॉपर्टी में, जैसे उसको आगे आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे जो भी यूज करना वैसा करेगा वो, मगर ये अमोनिया का ऐसा मॉलिक्यूल बन गया। अब इसमें आप अमोनियम आयन एक पढ़े होंगे, तो अमोनियम आयन में क्या होता है कि इसमें एक H+ अगर मैं इसको ऐड करने की जरूर, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तुमको पता ना वहां पे जो खाली था वो क्या करेगा, ये इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये बन जाएगा NH। नाइट्रोजन ने क्या किया, डोनेट किया अपना इलेक्ट्रॉन, तो उसके खुद के पास में जो है अब ऑक्टेट तो है उसका, बट उसने डोनेट किया तो उसमें हम एक प्लस साइन शो करते हैं, ये NH4+। तो ये अमोनिया क्या, अमोनिया आयन कैसा था, NH4+ के फॉर्म में आ जाता है, कि वो इसके पूरे ग्रुप में हाइड्रोजन जो है बिना इलेक्ट्रॉन के आया है, तो वो नाइट्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किया है, तो उसके पास में अब एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, इसलिए वो NH4+ के फॉर्म में उसको शो करते हैं। बट ये अभी आउट ऑफ पिक्चर आपके इसमें इस चैप्टर में, आपको खाली ये देखना है कि अमोनिया कैसे बना। वैसे ही हम देखेंगे वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। वाटर का मॉलिक्यूल में क्या होता है कि ऑक्सीजन हैज 2 shells K and L, it has got 8 electrons, so 2 and 6 will be divided in the 2 shells. So 6 is the valence shell electrons, so 6 electrons are shown here, 2 hydrogen are attached here. Now oxygen needs 2 electrons, so 2 hydrogen will attach with the
oxygen like this and share their electrons with the oxygen in this way. So now oxygen has got 8 electrons and it has achieved the noble gas configuration. Similarly, hydrogen has achieved the helium configuration and it is also satisfied. So in this way you get the H2O molecule. Now मीथेन, मीथेन जो है हमारे ऑर्गेनिक जो इस चैप्टर का सबसे स्टार्टिंग मेंबर है, कंपाउंड है मीथेन। मीथेन जो है कैसे कॉन्फ़िगरेशन करता है, कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन के पास में 2 और 4 हो गए, है ना, K शेल और L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 को 2 में डिवाइड करके 2 और 4 में डिवाइड हो गया। हाइड्रोजन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास में, और ये कैसे शेयर करेंगे, तो कार्बन को 4 चाहिए, तो वही हम देख रहे थे कि 4 उसको कैसे मिल सकते हैं, तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा और इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरीके से ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। और इस तरीके से मीथेन जो है वो कोवैलेंट 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना करके कोवैलेंट कंपाउंड बन गया। नाउ मीथेन हैज गॉट दी 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, ये तो सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। सो इन दिस वे कार्बन जो है वो अपना शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना करके बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड की हम डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर, आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड्स, है ना। तो बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड्स। और दूसरा क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर कर रहे हैं, ये दोनों, ये पूरे मॉलिक्यूल का जो आउटर मोस्ट शेल है और उसी में जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयर जो है रहेगा, ठीक है, और वो दोनों के बीच में रहेगा। जैसी शेयरिंग होगी शेयरिंग भी जो है दोनों के बीच में रहेगी। इसके अलावा जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है, ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है इनसाइड द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के अंदर में बना, ये एटम और ये एटम के बीच में है, तो मॉलिक्यूल के अंदर है ये कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड इनसाइड द मॉलिक्यूल इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। बट ये मॉलिक्यूल और दूसरा जैसे CH4 का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल और दूसरा जैसे मॉलिक्यूल है, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो है वीक रहता है, वो बहुत वीक रहता है। कोवैलेंट बॉन्ड इनसाइड द मॉलिक्यूल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इस मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, वहां पे जो अट्रैक्शन है वो दूसरे टाइप का है, वो वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन होता है। तो ये जो है, ये जो अट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जो है ये वीक रहती है किसमें, कोवैलेंट कंपाउंड्स में, इन कोवैलेंट कंपाउंड्स, इन कोवैलेंट कंपाउंड्स। ये आप देख रहे हो कि जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बन रहा है, तो यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लिए, तो नंबर ऑफ, पूरे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल है। कार्बन के जैसी जो है उसके 6 प्रोटॉन है और हाइड्रोजन के एक, तो टोटल मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन हो गए, है ना। टोटल मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज 10 प्रोटॉन and 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन है इसमें 10 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, तो कोई चार्ज उसमें डेवलप भी नहीं होगा, इसलिए जो है ये जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा और इसमें कोई जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी नहीं रहेगा। एलोट्रॉप्स क्या है, द एलिमेंट विच ऑकर्स इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है नेचर में डायमंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, फिर ग्राफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्राफाइट जो पेंसिल की जो लीड होती है ब्लैक कलर की वो, और तीसरा एक है फुलरिन के नाम पे, है ना।
तो ये जो है नेचर ऑफ कार्बन जो है, जो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसमें जो है डायमंड की जो प्रॉपर्टी है, डायमंड में क्या है कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो एक कार्बन जो है 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड है ना। ये मैं बताया था, एक कार्बन जो है 4 डिफरेंट कार्बन से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। अब ये कार्बन बोलोगे तो ये भी 4 अलग कार्बन से अटैच्ड है ठीक है। तो ये जो है एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, 3D स्ट्रक्चर, और वो बहुत हार्डेस्ट रहता है। दूसरा जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो है ग्राफाइट। ग्राफाइट में क्या है, कार्बन जो है एक कार्बन दूसरे कार्बन से ऐसे करके वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। ये जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लिया ऐसे करके, ये अलग 3 से जुड़ जाएगा, ये अलग 3 से, और इसमें से किसी एक के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड रहेगा, तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और ये हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा। मतलब ये एक प्लेन हो गया तो इस प्लेन में वो एक लेयर हो गया, फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे करके। तो इसके कारण से ये क्या है कि सॉफ्ट रहता है और स्लिपरी होता है, तो इसको एज ए लुब्रिकेंट मैंने बताया था, लुब्रिकेंट ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ग्राफाइट का स्ट्रक्चर हो गया, ये डायमंड हो गया। और तीसरा जो है फुलरिन है। फुलरिन क्या फुटबॉल जैसा होता है ना, फुटबॉल का जैसे स्टिचिंग क्या रहता है, हेक्सागोनल और पेंटागन मिला करके सेम वैसी स्ट्रक्चर रहता है, और अप टू 60 कार्बन, 60 या उससे कम कार्बन मिला करके एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है एक मॉलिक्यूल का, वो जो है फुलरिन बोलते हैं उसको। तो ये जो है तीसरा उसका जो है एलोट्रॉप फॉर्म है कार्बन का। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की एक जो खास प्रॉपर्टी है वो जो उसका वर्सेटाइल नेचर है, जो एक लंबी चेन कार्बन की बना देता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो क्यों है? बिकॉज द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन का जो नेचर है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने का, वो क्या है कि जो है उससे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हम बना सकते हैं, और मिलियंस ऑफ फार्मूलाज जो है कार्बन के वो अभी तक जो है बना चुके हैं, ठीक है, साइंटिस्ट लोग। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन जो है ये एक क्वेश्चन आता ही है कि व्हाट इज कैटिनेशन, क्या प्रॉपर्टी है। तो कैटिनेशन क्या है? इट इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की एक यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर कार्बन एटम। मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो एक यूनिक एबिलिटी है। इसके कारण क्या होता है कि सभी कार्बन एटम बॉन्ड फॉर्म करते जाते हैं। तो स्ट्रेट चेन बॉन्ड हो गए, या ब्रांचिंग हो गई, या रिंग चेन स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे के सारे जो है कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण है। और इसी कारण बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो है बनते हैं। जैसे आप फूड खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स जो उसमें होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, उसके मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसमें जो है 100 के नंबर से भी ज्यादा ऊपर के कार्बन जो है उसमें एटम्स रहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, तो ये एक क्वेश्चन आता ही है, यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड द कैटिनेशन। ये आप इसको याद कर लेंगे। फिर कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, ब्रांच चेन, रिंग चेन कंपाउंड्स, ये उसकी जो है एज ए एग्जांपल आप शो कर सकते हैं। तो कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4 एंड कंबाइंस विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना। ये खाली कंपाउंड्स नहीं बनाता है, विथ डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टीज। वो खाली जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है स्पेसिफिक टू दी सल्फर, नाइट्रोजन जो अटैच है एटम, उसके हिसाब से वो बनाता है वो। फिर कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद द अदर एलिमेंट्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। कार्बन की जो साइज है वो स्मॉल है, उसके कारण जो है जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, शेयरिंग करते हैं, तो दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विद द कार्बन न्यूक्लियस, है ना, बिकॉज इट इज स्मॉल। तो न्यूक्लियस जो है कार्बन का, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट करके रखता है, पकड़ के रखता है अच्छे से। तो वो जो है वो प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, वो प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग रहता है। तो हम बोलते हैं कार्बन फॉर्म्स स्ट्रांग बॉन्ड्स विद द अदर एलिमेंट्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज व्हिच enables the nucleus to hold on the
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें नेक्स्ट क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। हम लोग देखते हैं कार्बन के जो कंपाउंड्स हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले मीथेन देखा था, है ना, मीथेन। तो क्या होता है, मीथेन का स्ट्रक्चर CH4 होता है। तो कार्बन में जो है वैलेंस शेल में या सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब से हम सिर्फ कार्बन की 4 वैलेंसी की बात करेंगे। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 उसके वैलेंसी हो गई। अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो उसके पास में 4 हाइड्रोजन आते हैं, है ना, और वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 आइटम उससे अटैच हो गए और इसके चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो हम कार्बन का इससे ऑक्टेट भी पूरा हो गया। वैसे ही दूसरा जो कंपाउंड है इथेन, इसको बोलते हैं इथेन, ठीक है। तो ये जो है इथेन हो गया। इथेन का मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 कार्बन बना दो और उसके बीच में एक बॉन्ड बना दो। तो ये हो गए 2 कार्बन। अब कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो आप 1 2 3 और 1 4 हो गई, और 1 2 3 और 1 ये 4 हो गई। तो 4 बॉन्ड आप ऐसे बना दिए। अब इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दो। तो कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका इथेन का स्ट्रक्चर बन गया। तो सबसे पहले आप कार्बन बना, 2 कार्बन बना करके उसके बीच में एक बॉन्ड बना दो और फिर उसमें हाइड्रोजन को अलग से ऐड कर दो। हर कार्बन की 4 वैलेंसी, तो 4 बॉन्ड ही खाली कार्बन बनाएगा टोटल। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ये वाला बॉन्ड जो है शेयरिंग में आ गया। अभी देखो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाले कार्बन का ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखो ये कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में 1 शेयर किए, बाकी हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो ये आपका इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली प्रोपेन अगर बोलते हैं प्रोपेन, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C3H8। तो इसमें क्या होगा, कार्बन के 3 हो गए। तो आप पहले 3 कार्बन ऐसे बना दो आपस में बॉन्ड बना करके, 3 कार्बन हो गए। अब सभी कार्बन को जो है 4 बॉन्ड होनी चाहिए, 4 वैलेंसी उसकी है। तो 1 2 3 और ये 4 हो गई। अब इस कार्बन की 1 2 ये 3 और ये 4, और इस कार्बन का 1 2 3 और ये 4 हो गए। अब इसमें हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 हाइड्रोजन हो गए, सारे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। और ये जो स्ट्रक्चर हो गया किसका, प्रोपेन का। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कार्बन की सभी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, तो हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड कंपाउंड, है ना। ये कार्बन की इसमें सभी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। फिर दूसरा जो एक और जो है आपके पास में जो है, आप पॉलीथीन यूज करते हैं, झिल्ली जिसको बोलते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन का वर्ड क्या है, पॉलीथीन, है ना। पॉलीथीन ये है, पॉली मीन्स बहुत सारे, और क्या है, इथीन। तो इथीन, बहुत सारे इथीन को जोड़ दोगे तो पॉलीथीन वर्ड बन जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड है ये है इथीन, है ना, ये है इथीन। इथीन या एथिलीन भी बोलते हैं इसको। ये कंपाउंड है और इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर कैसे आप जोड़ दोगे, बहुत सारे n नंबर ऑफ, तो ये आपका पॉलीथीन बन जाता है। तो ये जो बेसिक जो कंपाउंड है पॉलीथीन, इथीन, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो इसमें क्या है, कार्बन 2 कार्बन है, तो हम 2 कार्बन कैसे बना देते हैं, आपस में एक बॉन्ड से जोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 4 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और ये 4 हाइड्रोजन कैसे जोड़ दिए, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल में जितने आइटम्स हैं वो आइटम्स खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3, तो वैलेंसी सिर्फ 3 हो रही है।
तो एक वैलेंसी और होनी चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और कहाँ जाएगा, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अभी खाली है, ये इलेक्ट्रॉन को कोई शेयर नहीं कर रहा है, शेयरिंग के लिए कोई इसके पास में दूसरा आइटम नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में और एक बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर हम एक और उसको जो है बॉन्ड से शो करेंगे। तो ये कार्बन और एक कार्बन के बीच में क्या आ गया, दो बॉन्ड आ गए, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, एक बॉन्ड जो ओरिजिनल जो होता है वो सिग्मा होता है, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, इसको बोलते हैं, जो बॉन्ड होता है वो पहला जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और सेकंड जो बॉन्ड आ जाएगा उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो ये जो दो बॉन्ड कार्बन के बीच में बन गए, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है और कार्बन को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, है ना, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो ठीक है, वैसे ही एक और है एसिटिलीन, तुमने वर्ड सुना होगा, एसिटिलीन गैस सुना होगा, उसका फार्मूला क्या है, C2H2 है। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक कार्बन दो कार्बन का आपने ऐसे जोड़ दिया, बच्चे कितने, दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिए। अब क्या हुआ, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन खाली है, ये इलेक्ट्रॉन ये खाली है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का, ये इसके साथ में बॉन्ड बना लिए दो, ये एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन का ये दो इलेक्ट्रॉन एक एक बॉन्ड ऐसे बना लिए, ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों के खाली है। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में मिल करके अलग साइड से बॉन्ड बना लेंगे, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो ये भी पाई बॉन्ड हो गया, ये भी पाई बॉन्ड हो गया, और ये इसका एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर हो गया एसिटिलीन का, 1 2 3, और ये, तो ये आपका एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है ना, C2H2 ये फॉर्मूला है उसका, और ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो है कार्बन आपस में 3 बॉन्ड बना रहे हैं और एक बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, बट ये दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और ये इट हैज सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही रहेगा दो कार्बन के बीच में, बाकी का जितने बॉन्ड रहेगा वो सब पाई बॉन्ड के उसमें आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड देखे अभी, अब हम देखते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड में और क्या ब्रांच कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो अभी ये मैंने आपको मीथेन, इथेन और प्रोपेन बताया, अब एक ब्यूटेन का एग्जांपल देखते हैं। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, अब C4 है तो 1 2 3 4, ये इस तरीके से मैं कार्बन को अटैच कर सकता हूं। फिर 10 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये मेरा एक इस तरीका हो गया बनाने का, फार्मूला है C4H10। अब मुझे कार्बन जो है मैंने ऐसे लगाया, अब मैं चाहूँ तो चौथा कार्बन को इधर भी लगा सकता हूँ ऐसे करके। इफ आई मेक इंस्टेड ऑफ मेकिंग द स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, if I am making like this structure, then this is the branched chain. Now you see this carbon, the fourth carbon is attached to the second number of carbon. Let us do the numbering of the carbon. Okay. So suppose this is number 1 2 this 3 and this is 4. Okay, now this is 1 2 and 3, and fourth carbon I have attached with the second number of carbon. Here fourth carbon is attached to the third carbon, here fourth carbon is attached to the second carbon. So this is different kind of chain. Okay, so we call this a branched chain. ठीक है, हमने क्या किया, इसका ब्रांचिंग कर दिया। अब देखते हैं हाइड्रोजन कैसे इसमें मैनेज होता है। कितने 10 हाइड्रोजन हमारे पास में, तो ये कार्बन की वैलेंसी कितनी 1 2 3 हो गई, 4 कंप्लीट हो गई, इसकी 1 2 3 और ये चौथा वैलेंसी कंप्लीट हो गया, इसका 1 2 3 4 वैलेंसी हो गई, इसका 1 2 3 4 वैलेंसी हो गई। तो देखो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हाइड्रोजन यहाँ भी आ गए। तो इसका भी फॉर्मूला यही है C4H10, इसका भी फॉर्मूला है C4H10, बट दिस इज द डिफरेंट कंपाउंड, दिस इज द ब्रांच चेन कंपाउंड एंड दिस इज द स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ये कंपाउंड अब अलग हो गई, इसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगा, इसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगा, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी अब, है ना। तो इसको ऐसे जो स्ट्रक्चर है जो फॉर्मूला सेम है ना, सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, compounds with same formula but different structure, compounds with same formula but different structures are called structural isomers। isomers क्या होता है? isomers is the having the same formula but different structure या different compound जैसे अगर होगा तो हम उसको बोलते हैं isomers बोलते हैं। जैसे कि कोई जुड़वा भाई हो तो क्या हो जाएगा, दो अलग अलग हो गए ना, दोनों सेम दिखते हैं मगर दोनों का नेचर अलग अलग रहेगा, वैसे ही है ये। तो ये नेचर दोनों का अलग अलग है। सो दिस कॉल्ड द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उसका डेफिनेशन और ये उसका एग्जांपल याद कर लेना इसको। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड। अभी हमने स्ट्रेट चेन देखा, ब्रांच चेन देखा, अब हम साइक्लिक कंपाउंड देखते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए आपको कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए, 2 कार्बन का तो साइक्लिक बनेगा नहीं, 3 कार्बन तो चाहिए हमको। तो ये 3 कार्बन को हम ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। अब इसको जो है सैचुरेटेड बनाना है तो इसकी सारी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। मतलब जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 है तो 1 2 हो गया, 3 4, तो यहाँ पे H ऐड कर दो तो ये आपका जो है वैलेंसी सेटिस्फाई होती जाएगी। ऐसे इधर में भी ऐसे आप 4 कार्बन का भी बना सकते हो। हम लोग एक 6 कार्बन का लेकर देखते हैं। ये 6 कार्बन की चेन हो गई, ये है साइक्लिक चेन, ठीक है। अब इसको अगर सैचुरेटेड करना है तो हमको सारे कार्बन में हाइड्रोजन या कोई दूसरा भी अटैच करना पड़ेगा, कोई दूसरा एलिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हो गए? ये H H H H H H H H, यह भी H, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? C6H12, ये इसका फार्मूला हो गया। और ये इसको बोलेंगे 1 2 6 कार्बन है ना, तो हम इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये 4 कार्बन का होता है तो ब्यूटेन, ठीक है। ये हो जाएगा पेंटेन, ये हो जाएगा पेंटेन। 6 कार्बन में क्या हो जाएगा? ये 14 होता है तो ये हो जाता है हेक्सेन, ठीक है। बट इसको जब ये स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में आ जाएगा, मगर जब इसको साइक्लिक नेचर देंगे तो उसकी 2 हाइड्रोजन वहां पे 2 कम हो जाएंगे। तो C6H12 जो है ये आपका जो है इसका नाम हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे साइक्लो हेक्सेन वर्ड, मतलब कि ये सारी की सारी कार्बन की वैलेंसीज यहाँ पे सेटिस्फाइड है। अब सपोज कार्बन की जो है वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो क्या होगा? एक और स्ट्रक्चर वैसा बनाते हैं ये, और ये जो है बहुत फेमस एक केमिकल है बेंजीन, आपने नाम सुना होगा। हम ये उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। सपोज ये एक डबल बॉन्ड ऐसे, डबल बॉन्ड ऐसे, डबल बॉन्ड ऐसे बना देते हैं कि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है हमारे पास में। इसका फॉर्मूला है C6H6, ठीक है। ये है बेंजीन। तो हाइड्रोजन कितने? 6, तो एक एक हाइड्रोजन सब में लगा दो। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आप डबल बॉन्ड बाद में लगा रहे हैं ना, CH आप 6 लगा दिए। एक कार्बन को देखोगे तो 1 2 3, ये उसका सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सब सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड हो गए। और वैलेंसी चेक करोगे कि ये कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 है, तो चौथी वैलेंसी के लिए आप इसको एक पाई बॉन्ड अलग से लगाना पड़ेगा।
तो ये कार्बन का भी हो गया। अब यहाँ पर हम पाई बॉन्ड नहीं लगा सकते क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी अगर यहाँ बनाएंगे तो 5 हो जाएगी। देखो ये अगर मैं एक पाई बॉन्ड बनाता हूँ तो कार्बन की देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो 5 बॉन्ड कार्बन में कभी भी नहीं बनते हैं, तो ये यहाँ पर हम नहीं बना सकते। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 हो गए तो यहाँ पे बना दिया आपने, ये पाई बॉन्ड हो गया। तो ये पाई बॉन्ड इसको दोनों को जो सेटिस्फाई कर देगा उसकी वैलेंसी को। फिर अगेन यहाँ पर नहीं बनेगा, फिर इस कार्बन में आ जाओ तो इन दोनों के बीच में जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब देखो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में बन रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, और ये पाई बॉन्ड जो है अल्टरनेट कार्बन में आएगा। ठीक है, तो ये जो है C6H6 फार्मूला हो गया बेंजीन का, ये C6H12 साइक्लोहेक्सेन हो गया, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम है बेंजीन। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया और ये सैचुरेटेड साइक्लो कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में जो इस साल आपके जो कोर्स में है उसमें ये लास्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है कि द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स which have similar chemical properties and differ gradually in their physical properties are called the homologous series। जैसे कि ये मीथेन आपने एक कंपाउंड देखा, फिर उसके बाद इथेन है, फिर प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इसमें खास बात क्या है, एक खास डिफरेंस क्या है, इन दोनों फार्मूला के बीच में डिफरेंस क्या है कि ये CH2 से डिफर करते हैं, CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। ठीक है, ये CH2 ग्रुप जो है इसमें अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये C2H6 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें अगर मैं CH2 ऐड कर दूं इसमें तो C3H8 बन जाएगा, और इसमें CH2 ऐड करूंगा तो C4H10 बन जाएगा। तो ये जो CH2 जो ग्रुप है इसका कितना है, कार्बन का वेट कितना है 12 है, और हाइड्रोजन का 2, दैट इज 14 मास यूनिट से सबका मॉलिक्यूलर वेट जो है चेंज होते जा रहा है। और CH2 ऐड कर देंगे तो आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। इसके आगे का जितना भी है ऑक्टेन देखना तो CH2 आप ऐड कर दो तो आपका फार्मूला बन जाएगा। तो इससे हम एक कॉमन फार्मूला बना लेते हैं कि CnH2n+2 मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये जैसे फर्स्ट मेंबर है तो फर्स्ट मेंबर के लिए आप n=1 रखो तो आपको क्या मिलेगा, C मिल जाएगा, और यहाँ पर रखो H4 मिल जाएगा, तो आपको ये पहला मेंबर का फार्मूला आ गया। सेकेंड मेंबर का फार्मूला चाहिए तो 2 रख दो तो आपको C2H6 मिल जाएगा। तो ये जो सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, और हर सीरीज का अपना एक कॉमन जो है फार्मूला होता है। वो है जैसे ये वाले सीरीज का फार्मूला है CnH2n+2, ये सैचुरेटेड कंपाउंड की सीरीज हो गई है ना। पहला मेंबर का नाम मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, है ना, ऐसे करके वो चलती चली जाएगी सीरीज। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अब दूसरी जो सीरीज है जैसे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हो गई जिसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो डबल बॉन्ड फॉर्म का सबसे पहला मेंबर क्या होगा, ये हमारा उसका कॉमन फार्मूला है CnH2n। अब इसमें आप 1 रखोगे और इसमें रखोगे 1 तो ये आपको बनेगा CH2। तो CH2 क्या है, मेथिलीन कोई कंपाउंड होता नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, तो वो फॉर्म होता नहीं है। CH2 जो मेथिलीन वो रहेगा नहीं, तो सबसे पहला मेंबर इसका हो जाएगा C2H4 इथीन। 2 रखोगे तो आपको C2H4 मिलेगा जो कि है इथीन। थर्ड मेंबर है प्रोपीन, फिर ब्यूटीन। इसी में से जो ANE है, ये ANE है, इसको हटा के ENE लिख दोगे तो आपको ये सीरीज मिल जाएगी, इस सीरीज का नाम मिल जाएगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऐसे करके। और उसका कॉमन फार्मूला हो जाएगा CnH2n और C2H4 आप नंबर रखोगे तो आपको मिलते जाएगा। और पहला मेंबर का नाम भी इथीन। ठीक है, मिथीन कोई होता नहीं है, मिथीन जो है ये कोई कंपाउंड नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली जो है ये जो है ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें फॉर्म होता है, जो थर्ड जो सीरीज है उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो है इथाइन, दैट इज C2H2। इसका कॉमन फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी देखो CH2 का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पर भी आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस मिलेगा, है ना, CH2 का डिफरेंस। तो CH2 का डिफरेंस जैसे जैसे आप
से मेंबर बनाते जाओगे तो आपको पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में क्या है कि एक फंक्शनल ग्रुप या एक ग्रुप जो भी अटैच करते जाओगे कॉमन सब में, और आपको जो पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी। तो सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series।